हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 5, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स और स्फीयर ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ की वो जगह, यानी कि पृथ्वी वो जगह जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर फल फूल पा रही है, यानी कि जिंदा रह पा रही है। और सारे प्लानट जो हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लानट्स हैं वहाँ पे लाइफ नहीं है, लेकिन अर्थ पे क्या है, प्लानट्स हैं। किसकी वजह से, किसके कारण यहाँ पर लाइफ जन्म ले पाई है, यानी कि लाइफ जो है कैसे आगे बढ़ रही है अभी तक। चलिए इसी से हम देखते हैं इस चैप्टर में कि वो दूसरे प्लानट पे, यानी कि दूसरे ग्रह पे लाइफ क्यों नहीं है और बस पृथ्वी पे ही क्यों है। यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। इंट्रो बेसिक्स में कह रहा है कि जो हमारा अर्थ है एक यूनिक प्लानट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। यानी कि जो 8 हमारे प्लानट्स हैं सोलर सिस्टम के, वो क्या है, उसमें से अर्थ क्या है, सबसे यूनिक प्लानट है। यूनिक क्यों कहा है? क्योंकि यही एक प्लानट है जिस पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है। किसके वजह से पॉसिबल है? यहाँ की पानी की वजह से, यहाँ की हवा की वजह से, यहाँ की खाने पीने की वजह से। क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ क्या है, एक मतलब ठीक मात्रा में, एक फिक्स अमाउंट में क्या है, उपलब्ध है। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। हम जीने के लिए ऑक्सीजन है ठीक ठाक मात्रा में, ठीक है, पीने के लिए पानी है, खाने के लिए खाना है, हमारे अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर मुमकिन हो पाती है, ठीक है, उभर पाती है, ग्रोथ कर पाती है और सर्वाइवल यानी कि जी पाती है, इसी चीज़ों की वजह से। बाकी दूसरे प्लानट पे ये सब नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर लाइफ क्या है, मुमकिन नहीं है। और एक चीज़ और है, जो पृथ्वी और सूरज की जो दूरी है वो भी काफ़ी इतना मतलब फिक्स्ड है, हैबिटेबल जोन में आता है, ताकि हमारा जो अर्थ है उससे ठीक ठाक मात्रा में लाइट आ रही है और हमारा अर्थ को गर्म रखती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। इसी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, कि मतलब जो स्फीयर होता है इसका 3 लेयर में होता है, ठीक है। इन स्फीयर्स का नाम क्या है? लिथोस्फीयर, जिसमें यानी कि हम लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब होता है पानी, जो पानी वाली जगह है उनको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया एटमॉस्फेयर, यानी कि अपर लेवल जहाँ पे चिड़िया वगैरह उड़ती हैं वो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हैं जो हमको इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो फिर यहाँ पे मैंने बताया शॉर्ट में, लिथोस्फीयर जहाँ पर इंसान रहते हैं, यानी कि ज़मीन, जो जहाँ जानवर वगैरह रहते हैं, वो है लिथोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर मछलियाँ वगैरह रहती हैं, डॉल्फिन या जो भी वेल वगैरह रहती है, वो हाइड्रोस्फीयर है। नेक्स्ट होता है एटमॉस्फेयर, जहाँ की एरोप्लेन वगैरह उड़ता है, वो क्या है, आसमान, यानी कि क्या है, एटमॉस्फेयर है। इसी चीज़ों को देखना है हमको, और इन सबको मिला के क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर, यानी कि जहाँ पर सारी जीव एक साथ मिलकर रहते हैं, यानी कि चिड़िया भी रहती है, ठीक है, इंसान भी रहते हैं और मछलियाँ भी एक साथ मिलकर रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। तो हो सकता है आपके एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में आए कि लिथोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मिक्सिंग इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ट्रू और फॉल्स? ऐसी बात है, ट्रू। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। बायो मतलब होता है जीवन, जहाँ पर जीवन पनपती है। तो इन तीनों तो जीवन पनपती है, यहाँ पर इंसान रहते हैं, यहाँ पर चिड़िया रहती हैं और यहाँ पर पानी रहता है, यानी कि मछली रहती हैं। तो ये हो गया इंट्रो। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो पहला लिथोस्फीयर, जहाँ पे हम रहते हैं। कह रहा है जो वर्ड है लिथोस, ये आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है लिथोस, ठीक है। अब लिथोस का मतलब होता है पत्थर या रॉक, यानी कि स्टोन, तरह से पत्थर। लिथ मतलब पत्थर, स्फीयर मतलब जहाँ पर पत्थर वगैरह पाए जाते हैं, यानी कि टोटल में क्या है, तो ज़मीन, जहाँ पर ज़मीन है, यानी कि जहाँ पर लैंड है, उसी को लिथ कहते हैं या लिथोस्फीयर कहते हैं। स्फीयर मतलब जगह, कौन सी जगह, जहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं, यानी कि हमारा ज़मीन, ठीक है। The hard crust that form the outer solid surface of the earth on which we live known as lithosphere। कह रहा वो क्रस्ट, यानी कि हार्ड क्रस्ट, जहाँ पर हम जम रहते हैं और फॉर्म होता है कई सारे सॉलिड लेयर, यानी कि कठोर सरफेस, जहाँ पर हम जमीन मतलब यानी कि पैर रख पाते हैं उस जमीन पे, उसी जमीन को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, ये यहाँ से लेके पूरा जमीन जो है ये लिथोस्फीयर यानी कि लैंड है, यानी कि लैंड को ही लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब आता है पानी, जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें जानेंगे कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक। पहले लिथोस्फीयर देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कह रहा है लिथोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है, पतली पतली लेयर्स होती हैं। ये जो यहाँ के जो ज़मीन होते हैं, इसमें जो सॉइल होता है, सॉइल यानी कि मिट्टी होती है, इसमें कंटेंट करते हैं कई सारे के न्यूट्रिएंट्स, जो कि सब्जियों के या फलों के या क्रॉप्स को उगाने के लिए काफ़ी मज़ेदार होते हैं, यानी कि मददगार होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को लिथोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं, यानी कि लैंड, ठीक है। लैंड से एल से लैंड और एल से लिथोस्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लिथोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड द क्रस्ट। लिथोस्फीयर को हम क्रस्ट कर सकते हैं, क्रस्ट यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ, वहीं पर तो हम रहते हैं, तो लिथोस्फीयर बोले या क्रस्ट बोले या कि लैंड बोले, तीनों एक है। इट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू 2 मेजर डिवीजन। जो लिथोस्फीयर है ये 2 पार्टों में डिवाइड हुआ है, पहला है कॉन्टिनेंट और दूसरा ओशियन, यानी कि जहाँ पर कॉन्टिनेंट यहाँ पर जहाँ पर लोग रहते हैं और दूसरा ओशियन है, ठीक है। ओशियन यानी कि महासागर। ये 2 तरह की में डिवाइड है लिथोस्फीयर। सबसे पहला आता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट यानी क्या होता है देखते हैं। द होल लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ 9 लार्ज प्लेट
एंड अबाउट अ डजन स्मॉलर प्लेट। कह रहा है कि जो पूरा का पूरा लिथोस्फीयर है, यानी कि कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों मिला के वो लगभग 9 पार्ट्स में यानी कि 9 प्लेट्स में डिवाइड है, या 9 छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइड है। जैसे कि इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ होती हैं, जब क्या बोलते हैं, ज़मीन के नीचे होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करता है, ठीक है, ऐसे होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, एक के ऊपर एक होती हैं। तो इस तरीके से 9 होती हैं। कितने होते हैं, 9। एक हटा दे, ये 9 हो गई, ठीक है, यहाँ से। तो इस तरीके से लेयर रहते हैं, ठीक है, ये रहेगा ये रहेगा। तो इस तरीके से 9 लेयर है हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से लेके ज़मीन के ऊपर तक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में ऐसे मूव करती हैं तो भूकंप आता है, ठीक है ना। भूकंप, भू मतलब ज़मीन, और कंप यानी कि कंपन। तो भू कांपता है यानी कि ज़मीन कांपता है जब ये प्लेट्स क्या होती हैं, मूव करती हैं। और ये हमेशा मूव करती रहती है। जहाँ पर ज़्यादा मूव कर जाती है, जहाँ पर लड़ता है, तो वहाँ भूकंप आता है। तो यही ये चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट, कह रहा है यहाँ 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, यानी कि 7 महाद्वीप होते हैं। पूछता है ना कि कितने महाद्वीप हैं, कोई आपसे पूछता है हमेशा कि बताओ कितने महाद्वीप हैं या कितने कॉन्टिनेंट हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 यानी कि देखो, इसके याद करने का ट्रिक है। जब हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि 6 पार्ट जो है ए से शुरू होते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपको याद आता है, अगर नहीं याद आता है तो एक ट्रिक दे रहे हैं, उससे याद करिएगा कि 6 तो ए से शुरू होते हैं। जैसे कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। अमेरिका 2 बार आता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बस लिखना है, ठीक है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, बस एक जो बचता है 7th वाला, वो आता है यूरोप। बाकी सारे लेटर्स किससे शुरू होते हैं, ए से। तो कोई पूछता है कि कितने कॉन्टिनेंट या कितने महाद्वीप हैं, तो एशिया 7 हैं। कितने हैं कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप हैं जो आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको ही लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे अलग अलग पार्ट्स है ना, तो अलग अलग पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो कितने ये पार्ट्स हैं, 7 हैं, ठीक है। उसी को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ये है हमारे 7 कॉन्टिनेंट, यही है पूरा ये पूरा एशिया है, ठीक है। इस तरह के सारे ज़मीन मिलाकर 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो लिथोस्फीयर के 2 पार्ट हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियन। पहला कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं, कॉन्टिनेंट में 7 होते हैं, ठीक है। 7वां में सबसे पहला क्या आता है, एशिया, जहाँ पर हम रहते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे कुछ बनता है तो कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा जगह पार्ट है, या एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन है, या एशिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। ये पूरा पार्ट क्या आता है, एशिया में आता है, जिसमें इंडिया भी आता है, चाइना आता है, रशिया आता है, टर्की, ईरान, अरेबिया, साउथ म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे किस में आते हैं, एशिया में। तो ये पूरा पार्ट है एशिया का। तो आज से जान लीजिए कि एशिया बस इंडिया नहीं होता है, एशिया यानी कि कई सारे देश मिलाकर एक एशिया बनता है। जिस तरीके से कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अब एशिया के बारे में जानेंगे। कह रहा है एशिया जो है कहाँ पर है, नॉर्दर्न ईस्टर्न, यानी कि ऊपर की तरफ और थोड़ा सा ईस्टर्न की तरफ, मतलब ये वाले पार्ट में है। जैसे ये अगर ये वर्ल्ड मैप है, थोड़ा ऊपर है और ईस्टर्न की पार्ट में, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 1/3 जो अर्थ सरफेस यहाँ पर लाई करता है, यानी कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया ही है। बाकी जो जितने कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं, छोटे छोटे हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे कि देखो लिखा भी है, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है पूरे 7 कॉन्टिनेंट में, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इट इज़ द होम ऑफ द हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि जो पूरे पृथ्वी पे लोग हैं, यानी कि 800 करोड़ जो लोग हैं, उसका आधा यानी कि 400 करोड़ लोग यहीं पर रहते हैं। बाकी 400 करोड़ लोग आधा 6 कॉन्टिनेंट पे रहते हैं। सोचो 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा क्या है, एशिया है। और एशिया में लगभग 400 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे टोटल पॉपुलेशन कितना है, 800 करोड़, ठीक है। तो 800 करोड़ में से 400 करोड़ कहाँ रहते हैं, एशिया में रहते हैं, वही कह रहा है। अ नंबर ऑफ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इन एशिया, माउंट एवरेस्ट इन द, मतलब कह रहा है कि एशिया में जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। देखा जाए तो सबसे बड़ा पहाड़ तो यही है ना, कहाँ पर, ये नेपाल में है, ठीक है। जो कि 848 मीटर लंबा है सी लेवल से। मतलब एक खासियत बता रहा है कि एशिया में क्या क्या है, वही हम देख रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसे सराउंड बाय द पैसिफिक ओशियन, किससे सराउंडेड है, यानी कि किससे घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशियन से, जो कि ईस्ट में, यानी कि इस साइड में है, ठीक है। ये वाला साइड ईस्ट कहते हैं। इंडियन ओशियन में जो इंडिया के ठीक नीचे है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन ओशियन, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। मतलब इन चीज़ों से, इन महासागरों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, कौन, एशिया, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इसका जो लोकेशन है मैप पे वो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड पास थ्रू द ईस्ट कॉन्टिनेंट। अगर पूछता है कि कोई इसका जो लोकेशन होगा वर्ल्ड मैप पे क्या होगा, तो ये 23 डिग्री 23.5 डिग्री है नॉर्थ में, और 0 डिग्री है किस पे, हमारे इक्वेटर पे। तो ये इसका लोकेशन है, किसका, एशिया का। लास्ट पॉइंट आता है इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट, जो हमारा भारत है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया के। एशिया कहाँ पर है, मतलब मेन सिटी में बताता हूँ कि क्या है, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान कह रहे हैं, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये सारे जो देश हैं किस में आते हैं, एशिया में आते हैं। तो एशिया जो है काफ़ी बड़ा है, जिसका आधा पॉपुलेशन इसी देश में रहता है, यानी कि इसी कॉन्टिनेंट में रहता है, महाद्वीप में रहता है।
ठीक है। कोई यहाँ पर डिड यू नो है करके है, क्लाइंबिंग करके। हमारा जो दूसरा क्या बोलते हैं कंटिनेंट आता है यानी कि महाद्वीप जो आता है वो है अफ्रीका। अफ्रीका कहाँ पर है, इसका लोकेशन देखते हैं। कह रहा है कि इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड, पूरे पृथ्वी पे यानी कि पूरे अर्थ पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, दूसरा जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, अफ्रीका है, जहाँ पर ब्लैक लोग यानी कि मतलब काले लोग पाए जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो जो साउथ अफ्रीका है यानी कि अफ्रीका जो है वो क्या है, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा क्या है कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप है। किसके बाद, एशिया के बाद। सबसे पहले एशिया है जहाँ पर लगभग 400 करोड़ लोग रहते हैं, और दूसरा क्या है साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका, इसी को साउथ अफ्रीका मतलब नीचे की तरफ है, ये साउथ की तरफ है। देखते हैं इसके पॉइंट्स। इट इज़ आल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट, इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है यानी कि काला कॉन्टिनेंट यानी कि काला महाद्वीप बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज अ ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट रिमेन लिटिल नोन एज द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है लगभग दुनिया से ही बाहर है। देखा जाए तो मतलब ज़्यादा जो लोग रहते हैं वो एशिया अफ्रीका या एशिया अमेरिका में रहते हैं, या मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं अमेरिका में या एशिया में। अफ्रीका में क्या होता है कि थोड़ा कम लोग रहते हैं और ये काफ़ी किनारे भी है अदर कॉन्टिनेंट से, इसके डार्क कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है कि, और वैसे भी यहाँ के लोग भी मैंने बोला है कि काले होते हैं, तो हो सकता है इसलिए डार्क कॉन्टिनेंट का इस्तेमाल किया गया हो। आप बस छोटे छोटे पॉइंट लिखना है एग्जाम में, ठीक है। आप बस इतना लिखेंगे, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट आल्सो नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट, बस इतना लिखना है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड दैट इज एक्सपेंडिंग ऑल द हेमिस्फीयर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट में। कह रहा है कि ये एक ही कॉन्टिनेंट है, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है यानी कि ऐसा महाद्वीप है पूरी दुनिया में जो क्या करता है, एक्सपेंड करता है हेमिस्फीयर्स को। हेमिस्फीयर एक ही ना होता है अर्थ का, तो ये लगभग मतलब साउथ में आता है। कहाँ पर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड हेमिस्फीयर, मतलब ये ऐसा जगह है जो अफ्रीका है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे नॉर्थ में भी आ जाता है, ये फिट हो जाता है, साउथ में भी फिट हो जाता है, ईस्ट में फिट हो जाता है, और वेस्ट हेमिस्फीयर में भी फिट हो जाता है। जैसे आप ग्लोब लेंगे जब, तो ग्लोब में अफ्रीका को देखेंगे तो इसको पाएंगे कि ये नॉर्थ में भी इसका कुछ हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, साउथ में भी कुछ हिस्सा है, ईस्ट में भी कुछ हिस्सा है, और वेस्ट में भी कुछ हिस्सा है। यही कहने का मतलब है। कह रहा है ये किससे घिरा हुआ, देखते हैं वो किससे घिरा हुआ था, हमारा एशिया, इंडियन ओशियन से, ठीक है, पैसिफिक ओशियन से और एंटार्क्टिक, इस तरीके से घिरा हुआ था। ये किससे घिरा हुआ है, इट इज़ बाउंड बाय द अटलांटिक ओशियन, यानी कि अटलांटिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन माना जाता है, तो ये उससे घिरा हुआ है, जो कि वेस्ट इंडियन, पहला अटलांटिक ओशियन, ठीक है, यहाँ पर है, इस तरीके से घिरा हुआ है, यानी कि पूरा पूरा समुद्र है। तो ये किससे घिरा हुआ है, महासागरों से, जो कि है पहला महासागर है अटलांटिक ओशियन, ठीक है, दूसरा महासागर है इंडियन ओशियन जो कि साउथ ईस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिटेरियन सी, ये कहाँ पर है, नॉर्थ पे, यानी कि ऊपर की तरफ से घिरा हुआ है। अटलांटिक सागर, इन सागरों से क्या हुआ, घिरा हुआ है, यानी कि अफ्रीका जो है इन 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अफ्रीका इज सेपरेट फ्रॉम एशिया बाई सुएज कैनाल एंड फ्रॉम यूरोप बाई स्ट्रेट गिब्राल्टर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, कहने का मतलब बस यही है कि जो अफ्रीका है ये किससे अलग है, सुएज कैनाल से, यूरोप से। अभी आप छोटे ये नहीं जानेंगे सुएज कैनाल क्या होता है, यूरोप कहाँ पर है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आता भी नहीं है। आएगा कौन, एशिया आएगा आपके बाद पूछेगा, ठीक है, हो सकता है अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आ जाए, और जो सबसे छोटा है वो आ जाए। मैक्सिमम एशिया ही आता है एग्ज़ाम में। कह रहा है अफ्रीका में एक नदी है नील करके, आपने सुना होगा कि सबसे बड़ी जो नदी है पूरे दुनिया पे वो नील है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा। तो अफ्रीका इज़ द होम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नील एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट सहारा, ठीक है, इट इज़ द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि अफ्रीका में 2 चीज़ है जो सबसे बड़ी है, मतलब सबसे पहला तो नील नदी है जो कि सबसे बड़ा, यानी कि पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोई नदी है तो वह है नील नदी, ठीक है, NILE नील नदी। और दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पर है वो है सहारा डिजर्ट, यानी कि रेगिस्तान। जो हमारे इंडिया का रेगिस्तान है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। सोचिए इससे कई गुना बड़ा क्या है, रेगिस्तान कहाँ पर है, अफ्रीका में, ठीक है, जिसका नाम है सहारा डिजर्ट। ये सबसे गर्म, मतलब पूरे पृथ्वी पर सबसे गर्म जगह यही है सहारा, और सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा सूखा वहीं पे पड़ता है, यानी कि इंडिया से जो क्या बोलते हैं रेगिस्तान है उससे कई गुना बड़ा है और कई गुना ज़्यादा वहाँ पर सूखा पड़ता है। कहाँ पे, सहारा में। तो सहारा और नील कहाँ पर है, अफ्रीका में। थर्ड कॉन्टिनेंट आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके बारे में देखते हैं, इसकी विशेषताएँ क्या हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट थर्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि तीसरे नंबर पे आता है, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है कौन है, नॉर्थ अमेरिका, यानी कि ऊपर वाला पार्ट। ये इस तरीके से डायरेक्शन शो करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जो नॉर्थ अमेरिका आता है ये यहाँ पर आता है नॉर्थ के में, जैसे ग्लोब है आपका, यानी कि जो पृथ्वी है उसको डिवाइड करेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पे, तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट होगा वहीं पर आता है ये नॉर्थ अमेरिका, और ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यानी कि कॉन्टिनेंट है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर,
ये कहाँ पर है, ये नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के यहीं बीच में है। कौन, नॉर्थ अमेरिका। तो इसका लोकेशन क्या है पृथ्वी पे, नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में है। जैसे पृथ्वी मान लेते हैं तो यहाँ पर है ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और एशिया कहाँ था, यहाँ पे था। और अफ्रीका कहाँ पे है, साउथ में यहाँ पर है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन। ये किस महासागर से घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशियन से। किससे, पैसिफिक ओशियन से। यहाँ से पूरा पूरा सागर कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। इन वेस्ट मतलब कि इस साइड से, ये वाले साइड से घिरा हुआ है। कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन। दूसरा है अटलांटिक ओशियन, ये कहाँ पर है, ईस्ट में, यानी कि इस साइड से है। यहाँ पर कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, इससे घिरा हुआ है। फिर है आर्कटिक ओशियन से भी घिरा हुआ है, जो कि नॉर्थ में। यहाँ पर क्या है, आर्कटिक ओशियन। फिर उसके बाद है गल्फ ऑफ मैक्सिको सिटी, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको सिटी है ये उससे भी घिरा हुआ है। इन दिस वे दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय 3 ओशियन। इस तरीके से जो ये देश है तो क्या है, 3 महासमुद्रों से घिरा हुआ है। कौन कौन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। इन 3 महासागरों से घिरा हुआ है। यहाँ तक कि जो हमारा भारत है वो भी 3 महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब कि 3 समुद्र हैं, तो हम बाद में देखेंगे जब आएगा तब। तो ये भी याद रखें कि नॉर्थ अमेरिका के साथ हमारा भारत ऐसा देश है जो कि 3 देशों से यानी कि 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसका जो 4th पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड विद द साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रीट कॉल्ड लैंड कॉल्ड द इस्टम्बस ऑफ पनामा। इस्टमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग दिस टू ए लार्ज एरिया। जैसे कह रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है इस्टमस करके। क्या है, इस्टमस। इस्टमस क्या है, ये एक नैरो रोड है, यानी कि नैरो एक रास्ता है जो ज्वाइन करता है किसको, साउथ अमेरिका को, जो कि वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, माने कि चौथा हमारा सब कॉन्टिनेंट है। जैसे ये रोड है ना, यहाँ पर दिया गया है इस तरीके से, इसी को कह रहा है इस्टमस, ठीक है। यही कनेक्टेड है किससे, साउथ अमेरिका से। देखते हैं वही साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका यानी कि चौथा हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये क्या कह रहा है, इस तरीके से इसका मैप है, मैप नहीं आएगा। इट लाइज इन द वेस्टर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये वेस्टर्न यानी कि नीचे की तरफ और साउथ की तरफ जो है वेस्ट करता है। यानी कि अगर ये मैप बनाए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कहाँ पर वेस्ट आता है, यानी कि यहाँ से इस जगह पे ये आता है साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है, ठीक है, एशिया यहाँ पर है और साउथ अमेरिका यहाँ पर है। तो साउथ अमेरिका की बात हो रही है। कह रहा है कि ये कहाँ पर, इसका लोकेशन वेस्टर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, यहाँ पे। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट एंड रफली ट्रायंगुलर इन शेप। कह रहा है कि चौथा है सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये किस शेप का है, ट्रायंगल शेप का है ना, ऐसे ट्रायंगल शेप। तो जो साउथ अमेरिका है वो किस शेप का है, ट्रायंगल शेप का है, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा महाकंटिनेंट है। इसका और लोकेशन क्या है, ये इक्वेटर पे 0 डिग्री प्लेटीट्यूड पे है, यानी कि ये इक्वेटर पे लाई करता है। अगर ग्लोब लेंगे, अगर इक्वेटर यानी क्या होता है, जहाँ पर पृथ्वी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो ये वहीं पर पाया जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के 23.5 डिग्री साउथ यानी कि नीचे की तरफ पाया जाता है। ये लोकेशन है उसका, किसका, साउथ अमेरिका का। अब ये किससे किससे घिरा हुआ, किस किस महासागर से ये घिरा हुआ है। पहला आता है अटलांटिक ओशियन, कहाँ पर है, ईस्ट में, यानी कि यहाँ पर, यहाँ इस अटलांटिक ओशियन है उससे घिरा हुआ है। दूसरा आता है पैसिफिक ओशियन, कहाँ पर है, वेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है उससे ही घिरा हुआ है। देखिए लिखा है साउथ पैसिफिक ओशियन यहाँ से घिरा हुआ है, ठीक है। साउथ अटलांटिक ओशियन यहाँ से घिरा हुआ है। फिर और किससे घिरा हुआ है, ये सदर्न ओशियन इन द साउथ कैरेबियन सी, कैरेबियन सी से भी ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो 3 महासागरों से ये भी, मतलब कि 3 सागर से यानी कि 3 समुद्रों से ये भी देश यानी कि साउथ अमेरिका घिरा हुआ है, ठीक है। अब आता है हमारा एंटार्क्टिका, ठीक। एंटार्क्टिका क्या है, 5वां महाद्वीप है, यानी कि कॉन्टिनेंट है। 7 होते हैं, ये 5वां है। ये क्या कर रहा है, इट लाइज इन द सदर्न वेस्टर्न ईस्टर्न एंड हेमिस्फीयर। ये इसका लोकेशन कहाँ पर है, साउथ में, यानी कि नीचे की तरफ, वेस्टर्न की तरफ और ईस्टर्न यानी कि यहाँ पर, ये बीच में है लगभग। जो एंटार्क्टिका है ये बीच में है, दिख भी रहा है बीच में है, ठीक है। यह 5वां सबसे बड़ा और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, लिखा है ना। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट एंड 3rd स्मॉलेस्ट, यानी कि 5वां सबसे बड़ा है और 3रा सबसे छोटा है। ये आता भी नहीं है एंटार्क्टिका, लेकिन आप लोग जानिए ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और 3रा सबसे छोटा महाद्वीप है। इट इज़ बिगर, मतलब कि अगर बड़े की तरफ से चले तो ये कौन नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा। और छोटे से बड़ा होते हुए चले तो 3रे नंबर पे आएगा, ठीक है। इट इज़ द बिगर दैन द कंबाइंड एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ये कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप से लगभग बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस ओशियन से ये घिरा हुआ है। तो ये है सदर्न ओशियन, मतलब जितना सदर्न साउथ में जितने ओशियन है ये उससे घिरा हुआ है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ मतलब इवॉल्व नहीं हो पाती है, जन्म नहीं ले पाती है। ये लगभग 4 किलोमीटर लंबा लेयर से ढका हुआ है और ये परमानेंटली है कि मतलब हमेशा के लिए ढका हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। एंटार्क्टिका इज आल्सो कॉल्ड द फ्रोजन कॉन्टिनेंट ऑफ द वाइट कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका को फ्रोजन कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है या वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। वाइट क्यों, क्योंकि पूरी तरह से बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों ओर लगभग 4 किलोमीटर लंबा गहरा क्या है, बर्फ़ है ढका हुआ है। इसी को इसको वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, किसको, एंटार्क्टिका को।
नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज हैव सेट अप देयर रिसर्च सेंटर ऑन इट। कह रहा है इंडिया के साथ साथ कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं या अन्य देश हैं जहाँ पर यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाते हैं, ताकि अगर कोई वायरस फैलता है तो वहीं पर दबा रह जाए। ठीक है, जैसे कि कुछ नाम है लेबोरेटरी के, जैसे कि मैट्री, कहाँ पर ये इंडिया का है, एंड दक्षिण गंगोत्री, ये दोनों लैब है वहाँ पर एंटार्क्टिका में एक्सपेरिमेंट के लिए। बड़े बड़े खतरनाक मतलब एक्सपेरिमेंट होते हैं, अगर कुछ होता भी है तो वही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, रसिया, जितने भी हैं, वहाँ पर जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, खतरनाक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इंडिया के 2 लैब है जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री आर द मेन रिसर्च स्टेशन ऑफ द एंटार्क्टिका। तो ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है 6 वाला, सेकेंड लास्ट है, ये है यूरोप। यूरोप में मतलब कि ये भी तरह का क्या है, कॉन्टिनेंट है। ये कहाँ पर है, ये लाई करता है नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ और ईस्टर्न की तरफ, यानी कि इस जगह पे। ठीक है, हेमिस्फीयर में द ग्रीनविच मेरिडियन एंड आर्टिकल सर्कल पास थ्रू यूरोप। यदि ग्लोब पे देखेंगे आप जब या पृथ्वी को देखेंगे ग्लोब के में, तो देखेंगे कि ग्रीनविच मेरिडियन एक आता है, वहाँ से ये पास करता है और आर्कटिक सर्कल से होते हुए ये पास करता है। देखिए इस तरीके से इसका मैप है, यही है, ये क्या है, यूरोप है, ये पूरा यूरोप है। यहीं पर यूक्रेन है, रसिया है, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर एशिया में पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है इट इज़ द 6th लार्जेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि ये 6वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, यानी कि बड़े से चले जो होते हुए आए तो 6वें नंबर पे आएगा, और छोटे से चले ऊपर की ओर तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, यानी कि दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर बॉडी ऑन 3 साइड्स। लगभग 3 तरह से क्या हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, जो कि पहला अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है इन द वेस्ट में, यानी कि इस तरफ से किस तरह अटलांटिक ओशियन है, मेडिटेरियन सी है साउथ में, यहाँ पर क्या है मेडिटेरियन समुद्र है, और ऊपर क्या है आर्कटिक ओशियन है, यानी कि 3 समुद्रों से ये भी क्या हुआ है, घेरा हुआ है। इंडिया के साथ साथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप और भी कुछ ऐसे कंटिनेंट है जो कि 3 समुद्रों से घिरा हुआ होता है। तो ये हो गया यूरोप का। लास्ट हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये 7वां लास्ट कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। लास्ट आता है ऑस्ट्रेलिया का, ये सबसे छोटा और सबसे लास्ट कॉन्टिनेंट है, 7 होते हैं। इट लाइज इन द सदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज़ आल्सो कंट्री। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया मतलब 7 कॉन्टिनेंट में ऐसा भी है, जैसे कई कॉन्टिनेंट में क्या आते हैं, कई सारे देश थे, जैसे ये था यूरोप ना, कई सारे देश थे इसमें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा है जो कि क्या है, कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है और साथ ही साथ सबसे छोटा भी है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट आते हैं, इसीलिए पहला यानी कि एशिया और ये दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों में से कोई एक एग्जाम में पूछता है, हो सकता है दोनों भी पूछ लें, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट इज़ ए कंट्री, ये कंट्री के साथ साथ कॉन्टिनेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल साइड। ये लगभग चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। मतलब कि इस अगर यहाँ पे जाना है तो आपको फ्लाइट से जाना पड़ेगा या नाव से जाना पड़ेगा, यहाँ कोई रास्ता नहीं है जाने का, यानी कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, यानी कि समुद्र से घिरा हुआ है। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। आइलैंड यानी कि आइलैंड वैसा जगह होता है जहाँ पर पानी ही पानी रहती है और बीच में एक जगह रहता है, तो इस तरह से ये भी है। आइलैंड रिफर टू अ पीस ऑफ लैंड इज सराउंड बाई वाटर है। वही मैंने कहा कि आइलैंड ऐसी जगह होती है जहाँ पर चारों ओर से पानी पे घिरा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज सराउंड बाय द इंडियन ओशियन इन द वेस्ट। ये भी क्या है, इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। कहाँ पर, वेस्ट से सदर्न ओशियन घिरा हुआ है, साउथ से पैसिफिक ओशियन घिरा हुआ है, ईस्ट से और अराफुरा समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब कि चारों तरफ से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरा टॉपिक पे, हाइड्रोस्फीयर, जो कि पानी में रहते हैं, यानी कि मछली वगैरह। जो हाइड्रोस्फीयर होता है, मैंने बताया था इंट्रो में ही कि हाइड्रो मतलब होता है पानी। ठीक है, तो जो पानी में रहने वाली जीव है उनको हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर में देखते हैं क्या क्या होता है। कह रहा है जो वर्ड है हाइड्रोस्फीयर, ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका होता है यूडोर। यूडोर मतलब होता है पानी, मतलब कि पानी का स्फीयर, जहाँ पर पानी हो सिर्फ और कुछ नहीं हो। तो जो लिथोस्फीयर मैंने पढ़ा था तो वहाँ 7 कॉन्टिनेंट और 7 कॉन्टिनेंट हमने देखा। अब आता है हाइड्रोस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर विथ वाटर इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। कह रहा वो पार्ट जो पृथ्वी पे कवर्ड है किससे, पानी से, उसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। और ये कितना परसेंट में, लगभग 71% जो है सरफेस मतलब जगह जो है वो पानी से कवर्ड है पूरी पृथ्वी का, और बस 29% क्या है, लैंड है पृथ्वी पे। यानी कि पृथ्वी को देखा जाए, अगर आपके पास ग्लोब है या स्कूल में ग्लोब है तो ग्लोब में जाके देखिएगा कि लगभग 71% जो जगह होगी पृथ्वी वो पानी से घिरा हुआ है। फिर भी क्या है, पानी पृथ्वी पे पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि इंसान उसे गंदा कर चुके हैं। और बस 29% ज़मीन ऐसा है जहाँ पर इंसान रहते हैं, यानी कि लैंड है। बाकी 71% क्या है, पानी है। दैट इज़ वाई अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। जो हाइड्रोस्फीयर है वो लगभग हर तरह से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। वहाँ पर पानी ही पानी है, हर जगह पानी है, बर्फ़ है, वाटर पेपर है, मतलब पूरा की पूरा क्या है, वो पानी से घिरा हुआ है। उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं।
तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है, ओशियंस आते हैं यानी कि महासागर आते हैं, समुद्र आते हैं, बेस लेक नदियाँ रिवर आती हैं, ग्लेशियर आते हैं, अंडरग्राउंड वाटर भी आते हैं, वाटर वेपर भी आते हैं इन द एटमॉस्फेयर। मतलब जितने भी जिस जिस जगह पे पानी है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी कि पानी, ठीक है। कह रहा है आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द ओशियन इज 97%। कह रहा है कि अगर पानी मतलब 71% पानी है, उस 71% को देखा जाए तो उसमें से बस 2% पानी ऐसा है जो पीने लायक है। वही कह रहा है कि 71% में से 97% पानी क्या है, बेकार है, यानी कि उसमें नमक मिला हुआ है जो समुद्र का पानी है, और इट इज़ वेरी साल्टी, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, नमकीला है कि नमकीन वाला पानी है, जो कि पीना काफ़ी हमारे लिए नुकसान है। उसमें से बस 2.77% ऑफ टोटल वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस शीट, ग्लेशियर एंड द ग्राउंड, यानी कि 2.5% ऐसा पानी है जो कि बर्फ़ के फॉर्म में है, और फ्रेश पानी की जो कि हम लोग पीते हैं वो कितना है, बस 2.5% है। सोचो जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 71% पानी से घिरा हुआ है। सोचो 71% पानी है, अब बस 30% क्या है, हमारा ज़मीन है। उसके बावजूद हमारे पास पीने का पानी कितना है, बस 2.5%। क्यों? क्योंकि इस जो सारा पानी है वो क्या है, समुद्री पानी है। समुद्री पानी क्या होता है, नमकीला होता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। वही यहाँ पर कह रहा है ओनली 0.03% इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन बींग। अब देखो ये 2.5% तो पीने लायक था, यानी कि जो आइस थे, ग्लेशियर थे, अंडरग्राउंड के पानी थे, मतलब सब मिला के 2.5% था, जिसमें से 2.5% में से भी बस 0.03% पानी क्या पीने लायक है, यानी कि फ्रेश वाटर है जिसको हम पीते हैं इंसान। दैट इज़ वाई डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसी के कारण फ्यूचर में यानी कि 1000 साल बाद मतलब ये धीरे धीरे क्या होगा, परसेंटेज खत्म होता जाएगा, 0.2 होगा, 0.1 होगा, फिर 0 हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लू प्लैनेट होने की वजह से, यानी कि पृथ्वी पे इतना पानी होने के बावजूद भी हम लोग क्या होंगे, पानी के कारण मारे जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और उसका क्योंकि जो लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा क्या नुकसान कर रहे हैं। जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी इधर उधर से पिया जा रहा है किसी तरह मंगा के, जहाँ पर पानी है ठीक ठाक मात्रा में, और पानी दबा के क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च हो रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ वो कहता है कि जो ओशियन का पानी है, यानी कि जो महासागर के पानी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा साल्टी है, यानी कि बहुत ज़्यादा नमक है, जो कि फिट नहीं पड़ता है इंसानों के लिए। इंसान अगर उसको पिएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसलिए इंसान क्या पीते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। अब देखो कह रहा है कि जो महासागर होते हैं, यानी कि जो ओशियंस होते हैं, उनकी जो गहराई होती है, नॉर्मल गहराई वो 4 किलोमीटर की होती है, ठीक है। वहीं कुछ महासागर ऐसे होते हैं जिनकी गहराई क्या होता है, 11 किलोमीटर की होती है, यानी कि 11 किलोमीटर वो गहरा होते हैं। जैसे कि आता है मैरीना ट्रेंच करके, ये सबसे गहरा समुद्र माना जाता है। यहाँ की जो अमेरिका के साइंटिस्ट यानी कि जो नासा के साइंटिस्ट हैं वो भी अभी मैरीना ट्रेंच के ज़मीन तक नहीं पहुँच पाए हैं। सोचो वो इतना गहरा है कि 11 किलोमीटर वो गहरा है। जहाँ के लोग कहाँ तक जा पाए हैं, अभी बस 5 से 6 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं लोग। वहाँ पर यहाँ तक की लाइट भी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर इतना अंधेरा रहता है। कहाँ पर, मैरीना ट्रेंच। तो MCQ में या ट्रू फॉल्स में आ सकता है, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आए कि कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा गहरी है, यानी कि कौन सा ऐसा महासागर है, उसका नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा गहरी है और वो 11 किलोमीटर गहरा है, ठीक है। तो क्या है, मैरीना ट्रेंच, तो ये याद रखिए। और ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, बस क्या याद रखना है कि ये सब पैसिफिक ओशियन में एक जगह है मैरीना ट्रेंच करके, जो कि 11 किलोमीटर क्या है, गहरा है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देख, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है ओशियन, यानी कि सागर। अभी हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हमने देखा कि 2 आते हैं, एक महासागर होता है, एक सागर होता है। तो उसमें हम महासागर को पढ़ेंगे जो कि है ओशियन, ठीक है। यानी कि कई सारे समुद्र मिलके एक महासागर बनाते हैं, तो ठीक है। तो हम ओशियन को देखेंगे। ओशियन में क्या कह रहा है कि जो ओशियन है वो पूरी तरह से क्या हुआ है, हर जगह फैला हुआ है, जो कि 71% जो ज़मीन है ऑक्युपाई हुआ है पृथ्वी का। ये बहुत बड़ा पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर पानी रहती है, तो पानी का हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, ओशियन है, महासागर। महासागर होते क्या है, कई सारे समुद्र मिलके एक महासागर बनाते हैं, ठीक है। तो कितने महासागर हैं, लगभग 5 महासागर हैं। और ये कह रहा है कि जो महासागर के पानी रहते हैं वो रुके हुए नहीं रहते हैं, वो हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, यानी कि मूव करते रहते हैं, ठीक है। या इट कीप्स मूविंग ऑल द टाइम, हमेशा मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ओशियन करंट बनते हैं, वेव्स बनती हैं, टाइड्स बनती हैं, ठीक है। समुद्र के अंदर जैसे पानी होता है ना, ऐसे ऐसे हिलकोरा मारती रहती है, तो किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है, करंट की वजह से, ठीक है। तो ये महासागर है। महासागर क्या होते हैं, जो छोटे छोटे समुद्र से मिलकर बने हुए रहते हैं। कितने महासागर हैं, देयर आर मेजर 5 ओशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पे कितने महासागर है, 5, जो कि है पैसिफिक, यानी कि यहाँ से शुरू होता है, जो कि इक्वेटर पे आता है। इक्वेटर पे 3 महासागर हैं, याद रखना। अगर इसको याद करना है कि 5 महासागर को कैसे याद करें, बहुत ही आसान होता है। देखिए इक्वेटर पे 3 है, यानी कि जो पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड करता है, वहाँ पे 3 महासागर है। कौन कौन से, पैसिफिक, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ठीक है। मतलब ये दोनों किनारा हो गया इक्वेटर पे।
अगर इसको पृथ्वी गोल है ना तो इसको ऐसे मोड़ेंगे तो पैसिफिक ओशियन कहाँ जाएगा, यहीं पर तो जाएगा। ऐसे मोड़ के जाए, देखिए ऐसे मोड़ेंगे जब इसको, यहीं पर होगा। दो क्या हो गए, दो इक्वेटर पे है, पैसिफिक और अटलांटिक, तीन ऊपर नीचे हैं, यानी कि एक आर्कटिक वाला जो ए से शुरू होता है वो ऊपर है, इंडियन नीचे शुरू होता है वो नीचे है, इंडियन ओशियन, और लास्ट आता है अंटार्कटिक या साउदर्न ओशियन। ये 5 महासागर हो गए हैं जो कि पृथ्वी पे मौजूद हैं, ठीक है। इन्हीं को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। कैसे याद करेंगे, इस तरीके से याद करेंगे कि इक्वेटर पे, यानी कि जो पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड करता है, वहाँ पे 2 महासागर है। कौन कौन से, पैसिफिक और अटलांटिक। पैसिफिक और अटलांटिक जो ऊपर है वह क्या है, आर्कटिक, यानी जो ए से शुरू हो रहा है, यानी कि आर्कटिक ओशियन, और छोटा भी है, ठीक है। आर्कटिक छोटा है और ओशियन है, यानी कि जो ऊपर शुरू हो रहा है। नेक्स्ट आता है इंडियन ओशियन। इंडियन आई से शुरू होता है तो वो नीचे है, इक्वेटर के नीचे है, तो इंडियन ओशियन 4 हो गए, और 5वां हो गया अंटार्कटिका, ठीक है, ये अंटार्कटिक ओशियन। तो 5 महासागर हैं। तो 5 महासागर को हम एक एक करके देखेंगे, जैसे कि हमने कॉन्टिनेंट को देखा था। ओशियन मतलब कि महासागर, ठीक है। तो पहला आता है पैसिफिक ओशियन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द अर्थ। कह रहा कि सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था कौन था, एशिया था, वैसे ही सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, यानी कि सबसे गहरा ओशियन भी यही है और सबसे बड़ा भी ओशियन यही है, जो कि कहाँ पर है, ये लगभग 1/3 यानी कि 1/3 भाग कवर करता है अर्थ का। अगर अर्थ का 3 भाग करें, ठीक है, अर्थ है हमारा, और उसका 3 भाग करते हैं तो 1 पार्ट कौन आता है, ये हमारा पैसिफिक ओशियन आता है। सोचो इतना बड़ा है कि मतलब क्या ही बताया जाए। और यहीं पर क्या है, ये मरीना ट्रेंच भी है जो कि 11 किलोमीटर गहरा है, अभी मैंने बताया था। और किस शेप का है, ये सर्कुलर शेप, यानी कि गोल सा है, ठीक है। तो पैसिफिक क्या है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र है, महासागर है, सॉरी समुद्री महासागर है, और ये 1/3 ऑक्यूपाई करता है अर्थ का। अगर यही आता है, यानी कि पहला आता है और लास्ट वाला जो पॉइंट आता है, टॉपिक रहता है, वही आता है एग्जाम में, तो यही आएगा, तो पैसिफिक आएगा या तो अंटार्कटिका आएगा। देखते हैं पैसिफिक क्या है, इसको पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट आप लिखेंगे 5 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, लार्जेस्ट और डीपेस्ट। दूसरा हो जाएगा 1/3, और तीसरा हो जाएगा सर्कुलर शेप। चौथा हो जाएगा मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच वही पढ़ना है कि वो सबसे गहरा है, ये इसलिए कह रहा है डीपेस्ट। डीपेस्ट क्या है, मरीना ट्रेंच है, जो कि 11 किलोमीटर लगभग क्या है, गहरा है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में है कि पूरे पृथ्वी पे तो सबसे गहरा समुद्र है वो यही है, पैसिफिक ओशियन है। एशिया ऑस्ट्रेलिया आर सूटेड ऑन इट्स वेस्टर्न साइड। जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है इसके वेस्टर्न साइड पे आते हैं, वेस्टर्न यानी कि इस साइड पे, ये वाला साइड जो है यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया और एशिया। वाइल नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका लाई ऑन द ईस्टर्न साइड। वही जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है वो कहाँ पर आते हैं, इसके ईस्टर्न साइड पे आते हैं। बीइंग स्ट्रेट लाइन इन द नॉर्थर्न पार्ट वाइल द सदर्न लिमिट इन द सदर्न एक्सटेंट, मतलब उसका लोकेशन बता रहा है। द एवरेज डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशन इज 4572 मीटर। कह रहा है कि जो एवरेज गहराई है, मतलब कि आसपास की जो गहराई है, यानी कि किनारे वाली जो गहराई है वो कितनी है, 4572 मीटर। और सबसे गहरा क्या है, मरीना ट्रेंच। तो आपको कौन सी पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट यहाँ पर हो गया, 2 1 3 1 4 4 1 5 5 पॉइंट हो गया। 5 नंबर के आते हैं, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। जो बड़े बड़े पॉइंट है इनको या इनको मत लिखिएगा, इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो ये हो गया पैसिफिक ओशियन, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे महासागर, क्या है, अटलांटिक ओशियन। ये क्या है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। सबसे बड़ा मतलब दूसरा सबसे बड़ा क्या है, महासागर है। और ये किस शेप का है, यस शेप का। ऐसे यस रहता है ना, तो ऐसे ये भी है, ऐसे तरीके से, ठीक है। तो ये अटलांटिक ओशियन जो कि सबसे दूसरा बड़ा महासागर है, और ये यस शेप का है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबा और इंटेंडेंट कोस्टलाइन है, डेट प्रोवाइड अ गुड साइट फॉर द शेल्टर हार्बर एंड सी पोर्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो अटलांटिक ओशियन है इसका जो कोस्टल रीजन है, यानी जो समुद्र किनारा है, जो समुद्र होता है ना, समुद्र ऐसे होता है, और जो इसका किनारा होता है ये इसका काफ़ी बड़ा है। मतलब कह रहा है कि ये इतना बड़ा है क्योंकि काफ़ी अच्छे होते हैं शेल्टर के लिए, मतलब लोगों को रहने के लिए भी। हार्बर जहाँ पे बड़ी बड़ी जो बोट्स होती हैं रुकती हैं, और सी पोर्ट यानी कि जो बड़ी बड़ी बोट्स होती ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ये यहाँ इसके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अटलांटिक ओशन काफ़ी बड़ा है। उसका जो जगह है किनारा वो काफ़ी बड़ा है। सबसे बड़ा ओशन कौन है, पैसिफिक ओशियन। थर्ड पॉइंट का आता है, दिस इज़ द बिजिएस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स रूट इन द वर्ल्ड। कह रहा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है, इस जगह पे। बिजिएस्ट यानी कि सबसे बिजिएस्ट है, यानी कि सबसे बिजी वाला जगह है। यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, इतना ज़्यादा आते हैं कि ये ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है और सबसे ज़्यादा कॉमर्स होता है रूट पूरी दुनिया में। तो हो सकता है ये भी एग्जाम में आए, वैसे आएगा नहीं लेकिन फिर भी हो सकता है आ सकता है, क्योंकि इसका जो एरिया है, कोस्टल एरिया है, वो काफ़ी बड़ा है, जिसके वजह से वहाँ पर शेल्टर, हार्बर और सी पोर्ट की मात्रा बढ़ जाती है, और यहाँ पर कॉमर्स यानी कि बिजनेस वगैरह जो रहता है वो भी बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है, इट इज़ सराउंडेड बाई नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये किससे घिरा हुआ है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से वेस्ट में।
यूरोप से घिरा हुआ है और अफ्रीका से घिरा हुआ है ईस्ट से, ठीक है। लास्ट पॉइंट है द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज अबाउट 3376 मीटर, यानी कि 3376 मीटर। कह रहा है जो इसकी गहराई है एवरेज की माने तो कितना है 3376 मीटर, ठीक है। और वो कितना था पैसिफिक ओशियन 4000 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है ना, तो ये 4 किलोमीटर है लगभग, और ये 3 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि अटलांटिक ओशियन बस 3 किलोमीटर है। अब आता है इंडियन ओशियन, यानी कि हमारा यानी कि भारत का ओशियन। इसको थोड़ा देखते हैं, हो सकता है ये भी आए। देखो या तो पैसिफिक ओशियन आएगा एग्जाम में, या तो इंडियन ओशियन आता है, या तो सबसे जो छोटा है वो आता है। तो पहले इंडियन ओशियन देखते हैं। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, ये तीसरा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। कौन? इंडियन ओशियन, तीसरा नंबर पे। इट इज़ द ओनली ओशियन इन द वर्ल्ड विच इज़ नेम आफ्टर इन कंट्री इंडिया, ये कह रहा है पहला ओशियन है पूरी दुनिया में जो अपने देश के नाम पे पड़ता है। भाई जितना भी अभी हमने ओशियन देखा, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन अभी देखेंगे, अंटार्कटिका देखेंगे, ये किसी देश के नाम पे नहीं है। लेकिन हमारा जो ओशियन है यानी कि जो हमारा महासागर है वो हमारे भारत के नाम पे, यानी कि इंडियन ओशियन के नाम पे है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पहला पॉइंट देख लीजिएगा एग्जाम में आता है, तो दूसरा देख लीजिएगा जो कि हमारे देश में पड़ता है, और तीसरा क्या है इसका लोकेशन कहाँ पर है। ऑन इट्स वेस्टर्न साइड देयर इज अफ्रीका, कह रहा है इसके वेस्ट साइड पे यानी कि इस जगह पे क्या है अफ्रीका है। ईस्टर्न साइड पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर अफ्रीका है। इट नॉर्दर्न एक्सटेंड कंप्लीट बाउंड बाई एशिया एंड अंटार्कटिका, यहाँ पे क्या है एशिया है, अंटार्कटिका है, लाइन द साउथ साइड है, ठीक है। हर जगह पे क्या पे यार जगह गिरी हुई है इंडियन ओशियन का, इसी जगह पे ये साइट है। इसकी गहराई जो है लगभग ये भी 4 किलोमीटर की है, यानी कि पैसिफिक ओशियन जितना गहरा है लगभग ये भी उतना ही गहरा है। लेकिन वहाँ पर क्या है मैरीना ट्रेंच जो कि 11 किलोमीटर गहरा है। तो पैसिफिक ओशियन भाई अपने में वो लेजेंड है, और ठीक है, और इंडिया ओशियन बाकी में लेजेंड है, यानी कि ये भी एक क्या है राजा है, पैसिफिक ओशियन की तरह नहीं है लेकिन उससे छोटा राजा है, ठीक है। दिस ओशियन इज ट्रायंगुलर इन शेप, ये जो ओशियन है किस एंगल पे है, ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल की तरह है। ये जो ओशियन है जो हमारा महासागर है वो किस तरह का है, ट्रायंगल शेप का है। और जो अटलांटिक ओशियन किस तरह का है वो यस शेप का है, ठीक है। और जो पैसिफिक ओशियन है वो कैसा है सर्कुलर यानी कि गोल सर्कल की तरह है। ये हो गए हमारे 3 महासागर। अब आते हैं चौथे महासागर पे जो कि है आर्कटिक ओशियन। ये कहाँ पर है? इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, यानी कि छोटे नंबर पे देखें छोटा एरिया, तो ये सबसे दुनिया का सबसे छोटा पैसिफिक ओशियन यानी कि छोटा महासागर है पूरी दुनिया में। दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आएगा कौन हमारा अंटार्कटिका। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशियन बाई अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। कह रहा है कि ये पैसिफिक ओशियन से भी कनेक्टेड है, यानी जो पहला ओशियन था हमारा जो सबसे बड़ा था दुनिया में उससे ये कनेक्टेड है, यानी कि एक रास्ता है जो कनेक्ट करता है। उस रास्ते का क्या नाम है बेरिंग स्ट्रेट करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द आर्कटिक लाई अराउंड द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंड टिल आर्कटिक सर्कल, यानी कि जो आर्कटिक ओशियन है ये भी क्या है उसको नॉर्थ पोल पे लाई करता है। इट इज़ बाउंडेड बाई नॉर्थ कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यानी कि जो ये जो घिरा हुआ है वो नॉर्थ अमेरिका से घिरा हुआ है, और यूरेशिया एक देश है उससे ये घिरा हुआ है। कौन? आर्कटिक ओशियन। लास्ट आता है सेकेंड लास्ट ग्रीनलैंड, अलास्का, कनाडा, ये तीनों एक तरह से कंट्री है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा जहाँ पर लोग जाते हैं विजिट करने के लिए। लाई ऑन द साउथ वेस्ट साइड वाइल रसिया एंड स्कैंडिनेविया लाई ऑन द साउथ ईस्ट साइड ऑफ द आर्कटिक ओशियन, मतलब इन जगहों पे इसके आसपास ये देश हैं। इट एवरेज डेप्थ इज अबाउट 1200 मीटर, यानी कि ये लगभग 2 किलोमीटर का गहरा है। कौन? आर्कटिक ओशियन, मतलब सबसे छोटा है माना जाता है, सेकेंड सबसे छोटा है। सबसे गहरा कौन है? पैसिफिक ओशियन, ठीक है, उसके बाद इंडियन ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन। अब आता है लास्ट हमारा जो आखिरी महासागर है वो क्या है अंटार्कटिक या सदर्न ओशियन जिसे कहते हैं। दिस ओशियन इज एक्सटेंड ऑफ 3 ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ये जो ओशियन है अंटार्कटिक ओशियन एक कह रहा 3 ओशियन से मिला हुआ है। जैसे ये ओशियन है ना, यहाँ पे इंडियन ओशियन आता है, फिर अटलांटिक ओशियन आता है और पैसिफिक ओशियन आता है। तीनों समुद्र से मतलब कनेक्टेड है। तो वही कह रहा है कि दिस ओशियन इज एक्सटेंड ऑफ 3 ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इट इज सिचुएटेड विद इन द अंटार्कटिक सर्कल एंड सदर्न आउट ऑफ साउथ पोल। जो पृथ्वी का साउथ पोल है, पूरा पृथ्वी उठाएंगे जब आपके पास ग्लोब होगा तो ग्लोब में देखेंगे साउथ की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ ये अंटार्कटिक ओशियन आता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर, यानी कि जहाँ पे चिड़िया रहती हैं या जहाँ पर जहाज वगैरह उड़ते हैं। हमने क्या देखा? लिथोस्फीयर देखा, जहाँ पे हम लोग ज़मीन रहते हैं, वहाँ पर कितने 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, सबसे बड़ा एशिया आता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हाइड्रोस्फीयर, उसमें 5 महासागर आते हैं, जो सबसे बड़े क्या है पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद हमारा इंडियन ओशियन है जो कि अपने ही देश के नाम पर रखा गया है। अब आता है हमारा एटमॉस्फेयर जहाँ पर और सारी चीज़ें होती हैं, तो देखते हैं।
कह रहा है एटमॉस्फेयर जो है एक शब्द है, एक वर्ड है जो कहाँ से आया है, मॉडर्न लैटिन वर्ड से आया है, जिसका नाम है, क्या नाम है, एटमॉस्फेरिया, जिसका मतलब होता है गैसियस इन्वलप। इन्वलप यानी कि लिफाफा, ऐसा लिफाफा जहाँ पर क्या हो, बस गैस ही गैस हो, यानी कि एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, गैस ही गैस तो रहता है बस, ठीक है। तो वही इसका कहने का मतलब एटमॉस्फेयर यानी कि गैस ही गैस हो जहाँ पे। एटमॉस्फेयर में क्या होता है देखते हैं। तो कह रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारे गैसेस होती हैं, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है। जब इस एटमॉस्फेयर यानी कि स्फीयर जहाँ पर कई सारे गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन होता है वहाँ पे, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नियॉन, हीलियम, कई गैसेस मिलके एक साथ रहती हैं, जो कि ऑक्सीजन किसको लिए ज़रूरत होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सबको क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, इसी एटमॉस्फेयर से आता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ओजोन। ओजोन भी क्या एक तरह का इंपॉर्टेंट गैस है जो हमें बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि सूरज से आती हैं। अगर ओजोन गैस नहीं रहेगी पृथ्वी पे, जैसे एक ओजोन गैस होती है, ओजोन यानी कि जो ब्लू गैस होता है, इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी पे आप देखेंगे बाहर से, किसी मूवी में देखेंगे तो देखेंगे एक ब्लू कलर का लेयर होता है पृथ्वी के बाहर, उसी ब्लू कलर को हम क्या कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं या ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर करता क्या है, जो सूरज से हार्मफुल रेडिएशन आता है ना, अभी हमने पढ़ा रेडिएशन, ठीक है, पिछले चैप्टर में, तो जो रेडिएशन होते हैं, ठीक है, वो जो आते हैं उनको ये रोकते हैं, कौन, ओजोन गैस या ओजोन लेयर। कभी कभी कहते हैं, आप सुना होगा कि ओजोन में छेद हो गया है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेड पृथ्वी पे गिरती हैं, और जिस पे गिरती हैं उसको कैंसर हो जाता है, हो सकता हो कैंसर से मर जा सकता है। तो इसीलिए जो ओजोन लेयर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे अर्थ के लिए। लिखा है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे, ऑल दिस गैसेज वाटर वेपर। अब सारे गैसेज रहती हैं एटमॉस्फेयर में रहती हैं। अब देखते हैं इनका कंपोजिशन क्या है, मतलब कौन सी गैसेज कितनी मात्रा में मौजूद हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा आता है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। क्या है नाइट्रोजन, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, 78% है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन है, ऑक्सीजन, जो कि 21% में है, जो कि सारे लिविंग बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं। उसके बाद जितनी भी सारी गैसेस बचती हैं वो कित में आते हैं, अदर गैस में आते हैं, जो कि 1% है, ठीक है। ओजोन भी 1% है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 1% में आता है, नियॉन, हीलियम, जितनी सारी गैसेस बचती हैं वो 1% में आता है। तो पूछेगा कि व्हाट आर द दो मेजर गैसेस, हो सकता है एमसीक्यू में आया या ट्रू फॉल्स में आया, या हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए कि कौन से ऐसी दो गैसेस हैं जो मेन गैसेस हैं, जो सबसे अधिक मात्रा में फैली हुई हैं एटमॉस्फेयर में। तो पहला क्या है, नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, जो कि 21% में है, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ लेयर यानी कि गैसेस। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कि कौन सा गैस कितनी मात्रा में है, और अच्छे से। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि नाइट्रोजन क्या है 78% है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है 20% है, यानी कि 21% माना जाता है। कह रहा है दिस टू गैसेज मेकअप अबाउट 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है जिसमें कई सारे गैसेस हैं, यही दो गैसेस मिल के लगभग 99% गैस को भर देती हैं, भाई ज़्यादा मात्रा में है। अब देखते हैं बाकी जो गैसेस बची हैं वो कितनी मात्रा में है। आर्गन 0.93 मात्रा में है, मतलब 0.39% में है, ठीक है। उससे भी कम क्या है, आर्गन है। इसके भी कम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है 0.3% में है। नियॉन 0.0018% में है। हीलियम 0.005% में है। ओजोन जो कि हमको अल्ट्रावायलेट से बचाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, 0.406% मात्रा में है। हाइड्रोजन उससे भी 405 मात्रा में, मतलब ये सारी गैसेस प्रेजेंट रहती हैं। आपसे पूछेगा क्या, नाइट्रोजन का पूछेगा, ऑक्सीजन का पूछेगा, हो सकता है कि कभी कभार मतलब 10 देंगे तो उसमें से एक बार ओजोन का पूछ लेता है, तो ओजोन का याद रखिएगा कि 0.4056% मात्रा में है। कौन पूछेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा पूछता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि एटमॉस्फेयर का क्यों ज़रूरत है, क्या है इसका महत्व है। कह रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है एटमॉस्फेयर का, क्या इंपॉर्टेंस आप ही सोचिए। अगर गैसेस ना रहें तो कितनी तबाही मचेगी आप लोग सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि हम भी नहीं सोच सकते। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले ऑक्सीजन, जो कि जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। ये कहाँ होता है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ही होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइफ गैस, ऑक्सीजन को लाइफ गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लाइफ देता है सारे जानवरों को जो कि प्रेजेंट है पृथ्वी पे। तो ये ऑक्सीजन भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है जो कि एटमॉस्फेयर में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो ऑक्सीजन है वो कंबंसन यानी कि जलने के लिए भी काम आता है। कोई भी चीज़ जब जलता है तो ऑक्सीजन की वजह से ही जलता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जैसे एक कमरा में, ठीक है, एक रूम पैक कर लीजिए, उस रूम में ऑक्सीजन के अलावा जितनी भी गैस है उसको भर लीजिए, तो क्या होगा, जलेगा नहीं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर जलती है तो ऑक्सीजन की वजह से ही जलती है। तो ऑक्सीजन कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। तो एक तरह से ऑक्सीजन क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया लिविंग थिंग्स के लिए भी और आग को जलाने के लिए भी। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, जो काफ़ी मात्रा में, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन मदद करता है पेड़ों को बढ़ने के लिए, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको ये काफ़ी मदद करता है। अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, यदि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। उसी वजह से ऑक्सीजन आता है। तो नाइट्रोजन काफ़ी मदद करता है कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को
पेड़ों में, ठीक है। तो पेड़ क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं और फिर ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देते हैं, और बाकी जो गैसेस बचती हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बचती हैं, ये सारा ऑब्जर्व कर लेता है हमारे अर्थ के गर्माहट को, ठीक है। लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, जो अर्थ से गर्मी निकलती है तो कौन ऑब्जर्व कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भी तरह से इंपॉर्टेंट है। ओजोन जो हमको अल्ट्रावायलेट रेड से बचाता है, किसके, सूरज से। तो सारी गैसेस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्या क्या लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, और सारी कितनी लेयर्स हैं। जैसे पृथ्वी में थे ना 5 लेयर है, 9 लेयर थे, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते थे, जिसके वजह से भूकंप आता था। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में भी कुछ लेयर हैं, जैसे कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हाइट ऑफ 16 किलोमीटर, यानी कि 1600 किलोमीटर ये लंबा है पृथ्वी के सरफेस लेयर। मतलब ये पृथ्वी मान लेते हैं, तो इसके सरफेस से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, वहाँ तक ये एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जो हैवी गैसेस है वो ज़मीन के लेयर पे ही पाए जाते हैं, यानी कि जो ज़मीन होता है, जो अर्थ का सरफेस होता है, वहीं पे हैवी गैसेस होती हैं। हैवी गैसेस कौन कौन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसलिए ये सारी गैसेस क्या है, नीचे पाई जाती हैं। यानी कि जब आप माउंटेन लेवल्स पे जब चढ़ते हैं लोग, तो ऑक्सीजन को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जितनी ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि स्पेस की तरफ जाएंगे, तो गैसेस वहाँ पे, यानी कि जो ऑक्सीजन होगा वो घटता चला जाएगा। घटता इसलिए चला जाएगा क्योंकि ये हैवी गैस होता है, भारी गैस होता है, जिसकी वजह से ये नीचे ही रह जाता है। बाकी जो हल्की गैस रहती हैं ऊपर पाई जाती हैं, जैसे कि ओजोन लेयर, यानी कि जो ओजोन गैस है वो काफ़ी हल्का होता है, ठीक है। वो पृथ्वी के सबसे अपर वाले पार्ट पे रहती है, जो कि अच्छा भी है, हमको क्या बचाती हैं, अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेस से हमको बचाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हैवी गैसेस हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कहाँ पर है, पृथ्वी के सरफेस पे, जहाँ की ज़मीन, जहाँ इंसान लोग रहते हैं, वहीं पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। और जो हल्की गैसेस रहती हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे, यानी कि ऊपर की तरफ पाई जाती है, यानी कि ओजोन गैसेस। अब आते हैं लेयर की बात कर रहे थे ना, कि लगभग 5 लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। जो पहला सबसे लेयर होता है ट्रोपोस्फियर, जो पहला लेयर होता है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। तो पहला है ट्रोपोस्फियर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और चौथा है एक्सोस्फियर। इसमें से पाँच आपको मूल्यवानी याद होने चाहिए, क्यों, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पहला है ट्रोपोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि पहला क्या होता है ट्रोपोस्फियर। थोड़ा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो ट्रोपोस्फियर है, इसी में सारे गैसेस होती हैं, भारी गैसेस, जो कि पृथ्वी के सरफेस पे रहती हैं। तो कह रहा है कि लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, जो शुरू होता है कहाँ के, अर्थ के सरफेस पे, जहाँ हम लोग रहते हैं, यानी कि जो इंसान रहते हैं, कि जो जानवर रहते हैं, वहीं पर ये होता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। सबसे नीचे वाले पार्ट पे होता है। इसी में सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये इसके मेन गैसेस हैं। मतलब कि ट्रोपोस्फियर में ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। तो आपके एग्जाम में आता है कि ट्रोपोस्फियर क्या होता है, और आता भी है, यही पूछता है जहाँ पर मतलब लोग रहते हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रोपोस्फियर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर सारा कांड होता है, यहीं पर सारा लाइफ फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो लिखिएगा क्या एग्जाम में कि द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, जहाँ शुरू होता है कहाँ से, अर्थ से। यहाँ पर सारी वेदर फिनोमिना होती हैं, यानी कि जो बारिश वगैरह होती हैं, चमकता है, बिजली कड़कता है, ये यहीं पर ट्रोपोस्फियर में ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसके मेन गैसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, इसके मेन गैसेस हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस तरीके से इसका लेवल दिया गया है, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। यह है डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। पहले लेयर पे आता है ट्रोपोस्फियर, यानी कि जहाँ पर सी लेवल है, यानी कि जहाँ पर माउंटेन्स वगैरह हैं, बारिश वगैरह होती है, ठीक है, और जहाँ पे इंसान रहते हैं, तो वो ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर कितना किलोमीटर है, लगभग 20 किलोमीटर का ये लंबा एरिया है, यानी कि पृथ्वी से लेके, यानी कि सरफेस से लेके 20 किलोमीटर ऊपर तक क्या है, ट्रोपोस्फियर है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर के जस्ट बाद आता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ठीक है, ये कहाँ पर आता है, ऊपर होता है। ये किस लेयर में होता है, ये स्ट्रेटोस्फियर में होता है। फिर आता है मेसोस्फियर, जहाँ पर रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं। नेक्स्ट होता है आइनोस्फियर, जहाँ पर ऑरोरा देखे जाते हैं, मेटियोर्स देखे जाते हैं, या स्पेस शटल भेजे जाते हैं। स्पेस शटल यानी कि अंतरिक्ष यान जो होते हैं वो वहाँ पे घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सोस्फियर, जहाँ पर सैटेलाइट वगैरह घूमती रहती हैं। तो ये 5 लेयर है। सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फियर, हमने पढ़ा, और फिर जाना कि मेन गैसेस क्या है, यहाँ पे लाइफ फॉर्म होती है, यहीं पे बारिश होता है, और यहीं पे ये लगभग 20 किलोमीटर ऊपर होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होता है, इट इज़ द सेकेंड लेयर एट ऑफ द एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर का दूसरा लेयर है, जो कि 50 किलोमीटर ऊपर शुरू होता है, यानी कि पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर है ये। जैसे 20 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फियर है, और 50 किलोमीटर ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर है। इट इज़ अ लेयर ऑफ कामनेस बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल वेदर फिनोमिना। स्ट्रेटोस्फियर में कोई भी वेदर फिनोमिना, यानी कि मौसम का कोई बुरा हाल या अच्छा हाल नहीं होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पर कोई बादल वगैरह नहीं होते, एकदम क्लीन होता है, ठीक है। ड्यू टू क्वालिटी स्ट्रेटोस्फियर इज कंसिडर्ड एज आइडियल लेयर ऑफ जेट प्लेन्स, यानी कि जो जेट प्लेन्स होते हैं, जहाँ पर जैसे हवाई यात्रा नहीं करते हैं लोग, ये यहीं पर होता है। ओजोन यहीं पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसी लेयर में
यहाँ पर दिखाया मैंने ना कि ओजोन यहाँ पर प्रेजेंट था, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में, वही कह रहा है। ओजोन इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, टेम्परेचर इंक्रीज इन दिस लेयर बिकॉज ओजोन ऑब्जर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। इस लेयर में जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। यहाँ पर हवाई जो जहाज़ रहते हैं, एरोप्लेन्स रहते हैं, इसी लेयर में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मौसम के ऊपर होते हैं। जैसे बिजली वगैरह होती है तो गिरती नहीं है ऊपर, गिरती भी है तो नीचे चली जाती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, ये यहाँ पर वेदर वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओजोन लेयर होता है, यहाँ पर हवाई यात्रा चलती हैं, और ये लगभग कितना है 50 किलोमीटर ऊपर है, और यहाँ पर ओजोन लेयर भी होता है। नेक्स्ट होता है हमारा मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या होता है, ये तीसरा लेयर है एटमॉस्फेयर का, जो कि लाइज करता है लगभग 80 किलोमीटर ऊपर, कहाँ से, ज़मीन से। तो ज़मीन से 20 किलोमीटर ऊपर क्या है, ट्रोपोस्फीयर है, 50 किलोमीटर ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है, और 80 किलोमीटर ऊपर क्या है, मीसोस्फीयर है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। जैसे से इसमें ऊपर चलते जाएंगे मीसोस्फीयर में, टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। सबसे बड़ा जो सबसे गर्म जगह है वो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फीयर है, याद रखिएगा। सबसे गर्म जगह कौन सा है, स्ट्रेटोस्फीयर। और जैसे से ऊपर चलते जाएंगे वो गर्माहट बढ़ती जाएगी। तो नेक्स्ट आता है मीसोस्फीयर, जो कि 80 किलोमीटर ऊपर है। इसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या होता है, देखते हैं। इट इज़ द फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। चौथा लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, जो कि जिसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर क्यों बोलते हैं, ये लगभग 400 किलोमीटर ऊपर होता है, कहाँ से, ज़मीन से। सोचो 400 किलोमीटर ज़मीन, यानी कि गोरखपुर से लेके इलाहाबाद तक ये डिस्टेंस है, जो कि थर्मोस्फीयर का है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, देखते हैं। दिस लेयर रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव बैक टू द अर्थ सरफेस। हिंस दिस लेयर इज एट इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जो सैटेलाइट वगैरह रहती हैं बातचीत करने के लिए, जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है टीवी वगैरह चलाने के लिए, ये यहीं पर रहते हैं, ठीक है। ये होता है थर्मोस्फीयर। आएगा एग्जाम में कौन, मैंने बताया ट्रोपोस्फीयर आता है, ठीक है, जहाँ पर सारा कांड होता है। नेक्स्ट आता है एग्जोस्फीयर। अभी पहला और आखिरी वाला आता है हमेशा एग्जाम में। तो पहला क्या है, ट्रोपोस्फीयर, लास्ट वाला क्या है, एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर में क्या होता है, देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब कि ये एटमॉस्फेयर का सबसे ऊंचा वाला पार्ट है, यानी कि सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 750 किलोमीटर, यानी कि 750 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी कि ज़मीन से लेकर यह लगभग 750 किलोमीटर ऊपर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस लेयर मर्ज ग्रेजुअली विद द इंटरप्लैनेटरी स्पेस। ये ऐसा इस जगह है जहाँ पर स्पेस शुरू होता है, यानी कि ब्रह्मांड शुरू होता है। वहाँ से आप किसी भी ब्रह्मांड या दुनिया में जा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट जगह होता है, स्फीयर होता है, एक्सोस्फीयर। अब आते हैं डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या है डेंसिटी, क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होगा वो कम होता जाएगा। डेंसिटी क्या होता है, देखिए, डेंसिटी वो होता है, जैसे आप सॉलिड लेते हैं ना, इसका जो पार्टिकल्स है इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा घन है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तभी तो ये जुड़ा हुआ है। जो गैस होता है उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है, यानी कि घनत्व, मतलब मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम स्पेस की तरफ जाएंगे, यानी कि ऊपर स्पेस की तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे डेंसिटी घटती रहती है। क्यों, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है, एकदम पूरा खाली है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे डेंसिटी हमारी बढ़ती रहती है, क्योंकि नीचे क्या है, कई सारे धूल धक्कड़ हैं, कई सारे गैसेस हैं, कई सारे चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। तो जो सरफेस रहता है अर्थ का, वहाँ पर जो डेंसिटी रहती है काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। इसीलिए कह रहा है कि द डेंस एयर इज जनरली फाउंड नियर द सरफेस। जो घने हुए हवाएं रहती हैं वो कहाँ पाया जाता है, अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। फिर कह रहा है कि जो जैसे जैसे जो माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ते हैं वो क्या करते हैं, सिलेंडर लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं कि पहली बार तो ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से दूसरा डेंसिटी भी नहीं है, यानी घनत्व नहीं है, जिसकी वजह से आप नीचे गिरते चले आएंगे और आपकी मौत भी हो सकती है। इसी लोग जो माउंटेनियर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं कि ऊपर के समय काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ, ताकि वो सांस ले सकें ऊपर। ये होता है डेंसिटी। कहाँ पर ज़्यादा होती है, नियर सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन के आसपास जो जगह है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि स्पेस की तरफ जाएंगे, हमारी डेंसिटी घटती चली जाएगी। अब आता है मूवमेंट ऑफ द एयर। कह रहा है जो हमारा हवा भी है वो भी कहाँ पर ज़्यादा रहती है, नियर द सरफेस ऑफ द, यानी कि जो ज़मीन है जहाँ पर हम लहराते हैं वहीं पर हवाएं भी ज़्यादातर मूव करती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे वैसे ही हवाएं भी बंद होती चली जाएंगी, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं होता, खाली होता, मैंने पहले भी कहा है। इसकी वजह से डेंसिटी भी ऊपर कम होती है और हवा भी ऊपर कम चलती है। यहाँ पर लिखा है एयर मूव करती हैं फ्रॉम हाई प्रेशर एयर टू लो प्रेशर, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। इसीलिए ऊपर क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है, यानी कि हवाएं कम हो जाती हैं। तो ये कह रहा है कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। सच मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, उसी को हम हवा कहते हैं। इसलिए जो ज़मीन पे हवा होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, और ऊपर की तरफ हम जैसे चलते जाएंगे स्पेस में हवाएं कम होती जाएंगी, और एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर हवा होगी ही नहीं, यानी कि एग्जॉस्फीयर में, जहाँ पर सैटेलाइट वगैरह रहती है वहाँ पर कोई हवा नहीं होती है, ठीक है।
तो ये हो गया। तो इन सबको मिला के यानी कि लिथोस्फीयर को मिला के, एटमॉस्फेयर को मिला के और हाइड्रोस्फीयर को मिला के हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। हमने इंट्रो में देखा था। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि बायोस्फीयर एक्चुअली में होता क्या है। द वर्ड बायोस्फीयर, जो शब्द है बायोस्फीयर, वो कहाँ से आया है? पुराने ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है बायोस। जिसका वर्ड है जो ग्रीक का वो है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन। मैंने पहले भी कहा था कि बायो मतलब होता है जीवन, जहाँ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो लिविंग थिंग्स कहाँ रहते हैं? हाइड्रोस्फीयर में भी रहते हैं, एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं और लिथोस्फीयर में रहते हैं। इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। Thus, biosphere refer to the part of the earth in which life exists। तो बायोस्फीयर उसको कहेंगे जहाँ के अर्थ के पार्ट्स पे लाइफ क्या है? जिंदा है। तो वो क्या है? बायोस्फीयर है। ठीक है। जैसे कि कह रहा है कि जिंदा रहने के लिए मतलब इवोल्यूशन और सर्वाइवल के लिए, मतलब कि अपने 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 प्रजाति को बढ़ाने के लिए और जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा चाहिए और ज़मीन चाहिए। इन तीनों चाहिए हम जिंदा रखने के लिए, पानी, हवा और ज़मीन। ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? बायोस्फीयर में मिलती हैं। इसीलिए बायोस्फीयर को लिविंग थिंग्स कहा जाता है, क्योंकि ये वहीं मिलती हैं जहाँ पर लिविंग थिंग्स जिंदा रहते हैं। दस बायोस्फीयर इज अ जोन वेयर द लाइफ दैट मेक्स दिस प्लैनेट यूनिक इज फाउंड। बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर जिंदा जीव रहते हैं, जहाँ पर इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, हर एक जीव पाए जाते हैं। बायोस्फीयर लगभग ग्राउंड से पे ही है, जहाँ पर हवा वगैरह मौजूद है। ग्राउंड क्या है? पानी, हवा है और ज़मीन भी है। बायोस्फीयर इज मेड ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक एनवायरनमेंट। जो बायोस्फीयर होता है वो किससे किससे बना होता है? बायोटिक से और अबायोटिक से। बायोटिक क्या होता है? जिसमें जिंदा लोग रहते हैं, और अबायोटिक लोग जिसमें अजीव रहते हैं। तो बायोस्फीयर ऐसी जगह है जहाँ पे जीवित प्राणी भी रहते हैं और अजीवित प्राणी भी रहते हैं। जैसे कि आता है बायोटिक और अबायोटिक। क्या होता है बायोटिक? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि पौधे, जानवर और इंसान आर द पार्ट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। मतलब बायोटिक में वो होते हैं जो कि बायो हैं, यानी कि जो जीवित हैं। बायो यानी कि जो जीवित हैं। तो बायोटिक प्लांट्स यानी कि बायोटिक एनिमल्स या बायोटिक प्लांट्स। प्लांट यानी कि जो जीवित प्लांट है, और बायोटिक एनिमल्स यानी कि जो जीवित जानवर है। अब आता है अबायोटिक यानी कि अजीव। अबायोटिक यानी कि अबायो है ना, अबायो यानी कि अजीव। जैसे कि लैंड, एयर, वाटर टुगेदर फॉर्म द अबायोटिक एनवायरनमेंट, यानी कि जो जमीन हो गए, हवा हो गए, पानी हो गए, एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? अबायोटिक होती हैं। और ये सारी कहाँ पाया जाता है? बायोस्फीयर में। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि जो हमारा बायोस्फीयर है, ठीक है, जहाँ पर सारी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर रहती हैं, वहाँ पर कह रहा है लगभग 10 लाख क्या रहते हैं? 10 लाख प्रकार के जानवर रहते हैं। 10 lakhs वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं एंड 3 लाख वैरायटी ऑफ प्लांट, यानी कि 3 लाख तरह के प्लांट, जीवित प्राणी उस बायोस्फीयर में रहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर में लिखा है देयर आर अबाउट 10 लाख वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड 3 लाख वैरायटी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर। Thus the biosphere is broadly divided into plants, animals and microscope। इस तरीके से जो बायोस्फीयर है हमारा वो डिवाइडेड है इन चीज़ों में। जैसे कि ये बायोस्फीयर है, इसमें 10 लाख ऐसे एनिमल्स हैं अलग अलग प्रकार के, जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं बायोस्फीयर में। 10 लाख एनिमल्स हो गए और 3 लाख ऐसे प्लांट्स हैं, ग्रीन, हरे भरे जितने भी प्लांट्स हैं वो 3 लाख प्रकार के हैं, जो कि इस बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बायोटिक और बायोटिक आता है। ये था हमारा बायोस्फीयर। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।